गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है वंस अगेन इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको लगातार प्रश्न और विभिन्न टॉपिक्स के बारे में संक्षेप में लेकिन बेहतरीन तरीका से और हिंदी में और देहाती लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जा रही है। I am trying my best to upload such videos which is very helpful for different types of competitive examination. If you love this video, once again I am saying, please share and subscribe my channels so that I can approach my target. Okay, without spending some time, I should start the topic, first topic, where I am discussing about little point and something extra effort. Okay, so let's start. फर्स्ट टॉपिक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हिंदी में कहें तो उपासना स्थल अधिनियम। अभी हाल में उपासना स्थल अधिनियम बहुत चर्चा में था। इसमें क्या आखिर बदलाव हुआ है या क्या है ये उपासना स्थल अधिनियम, समझिए कि इसके बारे में आप देखिए। विशेषज्ञों के अनुसार उपासना स्थल अधिनियम 1991, अगर कहें इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों की जांच करना प्रतिबंधित है। विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, जैसे आपको पता होगा, आज से कुछ समय पहले राम जन्म मंदिर पर जो मुद्दा हुआ उस पर कुछ अलग ही निर्णय आया। अब विचार आ रहा है कि क्या काशी और मथुरा का भी उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा, क्या उसको फिर से छेड़छाड़ किया जाएगा। तो समझिए इसके बारे में। हाल में ही वाराणसी की एक अदालत के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जांच करने का आदेश जारी करने के बाद यह मामला सामने आया है। विशेषज्ञों ने यह राय उठाई है या सवाल उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक पीठ के द्वारा उचित ठहराए गए कानून के खिलाफ सिविल कोर्ट के न्यायाधीश को इस तरह के निर्देश जारी करने की शक्ति है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामले देखने चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से एक्ट बनाया गया है कि आप उपासना स्थल का सम्मान कीजिएगा, तो क्या आप उस पर फिर से छेड़छाड़ या उसकी जांच करवाने का इससे क्या मतलब है? इसका मतलब अब हम आते हैं टॉपिक क्या है, उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या कहता है। देखिए, अधिनियम यह घोषणा करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही होगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। मतलब 15 अगस्त 1947 इसका कहे तो अल्टीमेटम डेट था, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय को उपासना स्थल वो अलग संप्रदाय या वर्ग में नहीं बदलेगा। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समुदाय हो, यहां तक कि सरकार भी ऐसा नहीं कदम उठाएगी। उसके जो धार्मिक स्वरूप जैसा है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। शर्त है कि वो 15 अगस्त 1947 के बाद हो रहा हो। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप में या स्वरूप के संदर्भ में किसी न्यायालय, कोई भी ट्राइब्यूनल्स यानी अधिकरण या कोई भी अन्य पदाधिकारी के समक्ष लंबित कोई भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ पर सब के सब सस्पेंडेड हो जाएंगे, उपसमित हो जाएंगी और इसके आगे किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि क्या जरूरत है उपासना स्थल अधिनियम एक्ट लाने का, तो इसके बारे में कुछ इसका पर्पस समझ लेते हैं। देखिए, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसकी 15 अगस्त 1947 को जो जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति अब बरकरार रहे, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक पंथ निरपेक्ष देश बन चुका है। आपको पता होगा हमारे संविधान में, हालांकि पंथ निरपेक्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सिर्फ अंक शब्द जोड़ा गया, लेकिन हमारा जो चरित्र है, हमारे देश का सब चरित्र है, बहुत से आप फैक्ट्स देखेंगे, चाहे 25 से 28 देख लीजिए, 29, 30 देख लीजिए, यहाँ तक कि 14 और 15 में और 16 में भी, आर्टिकल 16 में भी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो आपका प्रस्तावना है उसमें हम पंथ निरपेक्ष जैसी जो फीलिंग्स है उसको फीलिंग्स करते हैं। अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है,
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसको प्रबंधन करने का अधिकार है। राज्य किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है, किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती है, किसी विशेष धर्म की शिक्षा किसी सार्वजनिक स्कूल में नहीं दी जा सकती है। शॉर्ट में कहें तो पंथ निरपेक्ष का होना और उपासना स्थल अधिनियम एक्ट 1991 का होना दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर उसमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ की जाती है तो वो किसी विशेष कौम या विशेष संप्रदाय के प्रति झुकाव होगा। निश्चित रूप से जो स्थिति 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट थी, कोई भी पूजा स्थल हो, कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, एनीथिंग, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द उपासना स्थल एक्ट 1991। आई थिंक यू गॉट इट। इस उद्देश्य के द्वारा किसी भी समूह द्वारा उपासना स्थल की जो पूर्व स्थिति है उसके बारे में अथवा उसकी संरचना अथवा उसका भूमि पर नए दावे करने के जो कानूनी दाव पेश है उसको रोकना है, वरना फिर से वही सांप्रदायिकता की भावना बढ़ावा मिल सकता है। इस कानून से दीर्घकालीन संप्रदाय सद्भाव के संरक्षण में मदद करने में एक अहम रोल हो सकती है। देखिए, इस अधिनियम के कुछ अपवाद है जो मतलब एक तरह से चिंतनीय है, लेकिन सोचना जाएगा कि ये कैसे हुआ आखिर। हालांकि इसके कुछ कुछ जो प्रावधान है, जो कुछ अपवाद है वो ठीक है, जैसे कि कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन स्मारक है, पुरातत्वीय स्थल है, अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कोई प्राचीन, ठीक है, और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व स्थल हो तो उसमें आप मतलब सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें छानबीन कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है, उसको कोर्ट में ले जा सकती है, ठीक है, ये ठीक है। इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले किसी न्यायालय, किसी अधिकरण या किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा उपरोक्त मामलों में से अगर मतलब 15 अगस्त 1947 से अगर कोई मामला चल रहा था तो उसमें जांच टीका टिप्पणी हो सकता है, उसमें मतलब कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। इस अधिनियम की सबसे विवादित बात यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप में समानता ज्ञात स्थल या उपासना स्थल से संबंधित किसी वाद, कोई अपील या कोई भी अन्य कार्यवाही लागू नहीं होगी। ये एक तरह से डाउट है कि आखिर राम जन्मभूमि स्पेशल कैसे हो सकता है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये संविधान विशेषज्ञों या फिर बहुत से जानकारों का कहना है कि संविधान या फिर इसमें सरकार मौन क्यों है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है। थिंक अबाउट इट। ओके, तो इस टॉपिक में मैंने आपको समझाया उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या है, उपासना स्थल अधिनियम का उद्देश्य क्या था, और वास्तव में उपासना स्थल के जो कुछ अपवाद है वो किस प्रकार से भारतीय लोकतांत्रिक साम्राज्य या कहे तो लोकतांत्रिक देश को किस प्रकार से पंथ निरपेक्ष बनाने में मजबूत सहयोग प्रदान करता है। आप इसको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं, ये जो भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है उसको गैर आपराधिक घोषित करने की एक याचिका दायर की गई है कि भीख मांगना क्या ये आपराधिक गतिविधियां हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यहां तक कि महाराष्ट्र, गुजरात और बहुत से 4 राज्यों की सरकार को कहा कि भिक्षावृत्ति को गैर अपराध घोषित करे और इस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करे। सरकार को एक तरह से मतलब ठोस दिशा निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अदालत के द्वारा वर्ष फरवरी 2021 में केंद्र सरकार और 5 राज्यों में भिक्षावृत्ति से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें जवाब मांगा गया था और दावा किया गया था कि भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण करने वाले कानून की धाराएं जो होगी वो हमारे संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो सरकार को इस पर देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त निर्देश है। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से भिक्षावृत्ति और आपके मौलिक अधिकार जुड़े हुए हैं। एक भिखारी का और एक अमीर का, एक संपन्न परिवार के लोगों का जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, किस प्रकार से मिसमैच हो रहा है यहाँ पर। चलिए लेट्स सी। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अगस्त 2018 में एक फैसला दिया गया और उसमें हवाला दिया गया है जिसमें अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के आसपास जो भीख मांग रहे हैं लोग, उसको गैर आपराधिक घोषित कर दिया जाए और कहा कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, देखिए बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959, जिसमें भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाली सभी की सभी धाराएं संवैधानिक जांच पर सही नहीं पाई गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए भिक्षावृत्ति एक गैर आपराधिक क्रिया है और इस पर विचार करने की फिर से जरूरत है। भीख मांगने के कृत्य को अपराध घोषित करने से क्या होगा? इससे जो होगा, लोगों को अपराध करने, अपराध नहीं करने अथवा भूख से मरने के लिए मतलब एक विकल्प चुनना पड़ जाएगा। जो भिखारी है, जो मतलब संपन्न नहीं है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो ठीक से अपना अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर भीख मांग के अपना जीवन चला रहे हैं
या तो उनको अपराध करना पड़ेगा, या तो अपराध नहीं करना पड़ेगा, या तो भूखे मरना पड़ेगा। तो जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन का अधिकार का उल्लंघन होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में भिखारियों की संख्या लगभग समझ लीजिए 4.25 लाख के आसपास है, और इसमें इजाफा भी हो रहा है लगातार। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यू नो अबाउट BPSP कल्याणकारी राज्य की बात करता है। सरकार के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा प्रदान सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा सबको मिल पाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर नागरिक को मिल पाए। हालांकि भिखारियों की मौजूद जो इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि सरकार या अपने देश की जो सभी नागरिकों को मतलब बुनियादी सुविधाएं तक देने में मतलब सक्षम नहीं है, विफल रही है सरकार। राज्य द्वारा अपनी विफलता पर काम करने और लोगों द्वारा भीख मांगने के कारणों की जांच करने के बजाय भीख मांगने के कृत्य को अपराध घोषित करना कहां तक तर्क मतलब बकवास लग रहा है, तर्कहीन है। सरकार फेल है इसमें। सरकार भिखारियों के जीवन को बेहतर नहीं कर पा रही है, और ऊपर से आप उसके जीवन का जो एक मतलब जरिया है उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित जो समाजवाद जो राष्ट्र के उपागम के खिलाफ है, मतलब हम लोग अपने आप को हमारा देश समाजवादी देश अप्रोच अपनाता है। हमारे बहुत से भारत के महान लीडरों ने देश को समाजवादी संकल्पना में डालने की कोशिश की। हमारे देश के मतलब जितने भी, चाहे भगत सिंह हो या फिर खुद पंडित नेहरू जी हो, महात्मा गांधी तक जैसे महान विचारकों ने भी समाजवाद का संकल्पना को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अब सोचिए कि भिखारियों की जिंदगी का जो जीवन का सहारा है कि वो भीख मांग के अपना जीवन जीना चाहते हैं, उसको भी अगर आप क्रिमिनलाइज कर दीजिएगा, आपराधिक घोषित कर दीजिएगा, तो जिएंगे कैसे? अगर जिएंगे तो ठीक है, आप उसके लिए कुछ ठोस प्रावधान कीजिए, उसके आजीविका का दूसरा साधन खोज दीजिए। भीख मांगना एक शांतिपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी स्थिति बताता है कि मैं लाचार हूं, बेबस हूं, और सहायता मांगता है। इस प्रकार भीख मांगना देखा जाए तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको 19 में मिला हुआ है। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आप बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनाकर, गाकर, चित्र बनाकर किसी भी तरीके से आप अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपना अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हैं। तो क्या भिखारियों की ये संवेदना या ये जो डिमांड है या जो एक तरह से मौलिक अधिकार है उसको छीन लिया जाए? अब आते हैं हम भारत में जो भिक्षावृत्ति संबंधित कानून है क्या कुछ? नहीं, भिक्षावृत्ति के संबंध में कोई कानून नहीं है, सबसे बड़ी बात। देखिए, भारत में भिक्षावृत्ति संबंधित कोई भी केंद्रीय अधिनियम अभी तक नहीं बनाया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब है तो वही बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत कुछ धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया जाता है। मतलब राज्य सरकार इसी एक्ट का सहारा लेके, इसी मतलब बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, बैगिंग एक्ट 1959 का सहारा लेके इसको प्रतिबंधित करने की कोशिश करती है। इस कानून के माध्यम से सरकारें सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का बहाना देके जबरन भीख मंगवाने अथवा भीख मांगने वाले गिरोह का समाधान करने, पर्यटकों की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मतलब अपना कन्नी काटती है। सरकार वो नहीं देखती है कि आखिर ये भीख क्यों मांग रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन प्रभावित हो जाता है, इससे लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रैफिक सुविधाएं मतलब उसमें ट्रैफिक में बहुत से लोग जाम हो जाते हैं, इस तरह की गतिविधियां होती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बेसिक राइट्स है उसका तो ख्याल रखे। ये अपने व्यक्तिगत विचार है, आप सोचिए, आप अपना टीका टिप्पणी लिखिए कि भारत में भिक्षावृत्ति क्या गैर आपराधिक दोनों उस पर विचार कर सकते हैं कि अपराधीकरण, भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण होने से जो 4 लाख लोग हैं उनका मतलब जीवन किस प्रकार से जिए जाएगा, कटेगा। थिंक अबाउट दैट। क्या मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है? थिंक अबाउट दैट। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। अब हम अगला आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स very important, but by this you can quote some words, quote some statement। मतलब मेरा कहना है कि आप इसके कुछ स्टेटमेंट को आप किसी विशेष क्षेत्र में जाकर आप इसको चिपका सकते हैं। तो सुनिए, टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में आपको जानना है कि हाल में मीडिया निगरानी समूह रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे टॉप पे है और लगातार 5 साल तक शीर्ष पे बरकरार रहा, लेकिन 132 देशों को बहुत खराब या समस्याग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों की जो पहुंच है, जिसको हम अभिगम्यता बोलते हैं, प्रदान करने में सरकार विफल रही है। कोविड-19 के प्रकोप के बारे में सरकार के द्वारा जो प्रायोजित अधिप्रचार को बढ़ावा देने, महामारी का उपयोग करने इत्यादि के बारे में ठीक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। अब आते हैं हम लोग भारत के कुछ स्थिति को देख लें। इस सूचकांक में भारत और उसके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बहुत ही घटिया रहा है। 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 142 142वां स्थान है। भारत के लिए ब्राजील, मैक्सिको और रूस के साथ भारत को खराब श्रेणी में रखा गया है और कहा गया है कि भारत ठीक से अपना काम करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को सबसे एक तरह से कहे तो ठीक से जो काम कर रहे हैं जो पत्रकार, उसको कहीं ना कहीं डराने धमकाने या फिर उनको कठोर प्रतिबंध लगाने, बहुत सारे धाराएं उन पर चला देने के कारण एक तरह से स्वतंत्र अपने विचार खो रहे हैं और पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है। जो पत्रकार बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। 2016 में भारत ने 133वां स्थान अर्जित किया था, जो कि वर्ष 2020 में तेजी से लुढ़क कर 142वां स्थान पर पहुंच चुका है, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सरकार की आलोचना करने का साहस करने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद हिंसक नफरत फैलाने वाले अभियान चलाए जाने और भारत की कड़ी आलोचना की जाती है। जो पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं है, उनसे अगर कुछ विचार सुनने का अगर लोगों को मौका भी मिल रहा है तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बुरी बात यह है कि हमारे देश के सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक मुखर होकर इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे चहेते विश्व के जाने माने पत्रकार, भारत के टॉप लीडर से अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मान दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज कहा जाता है। रवीश कुमार की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन पत्रकारिता। हालांकि इनकी क्रिटिसिज्म की आलोचना हम लोग भी करते हैं, हालांकि इनको कभी मौका नहीं मिला कि ये प्रधानमंत्री से इंटरव्यू कर पाए। अफसोस की बात है। एक तरह से स्वतंत्र पत्रकार का कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ तो गंभीरता है। आप सोच सकते हैं ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये लोग विशेषज्ञों का विचार है। सरकार की आलोचना करने का साहस करना बहुत ही मुश्किल है। सूचकांक में दक्षिण एशिया नेपाल को 106, श्रीलंका को 127 और पाकिस्तान को मिला है 145 और बांग्लादेश को 152 स्थान पर रखा गया है। चीन को 177वां स्थान पर रखा गया है। अमेरिका 44वां स्थान पर है। ये सब तो आपको सूचकांक रटना नहीं है, लेकिन बस भारत की स्थिति समझ लीजिए। 142 बहुत ही घटिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में आप जानिए। वर्ष 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 180 देश में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर पर आकलन किया जाता है कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है, कितनी मुखर है, कितनी आजादी से बड़े राष्ट्र अध्यक्ष से मिल सकती है। यह सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें मीडिया में बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आजादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता, पत्रकारों की सुरक्षा आदि का आकलन किया जाता है। सूचकांक में प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया स्वतंत्रता के उल्लंघन के स्तर के जो संबंधित संकेतक है उस पर भी शामिल होता है। यह सूचकांक दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा 20 भाषाओं में तैयार की जाती है और एक प्रश्नावली के माध्यम से इसको कंपाइल किया जाता है। इस गुणात्मक विश्लेषण के आकलन अवधि के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा, दुर्व्यवहार संबंधी मात्रात्मक आंकड़ों के उसको जोड़ा जाता है, तब इसमें एक तरह से गहन अध्ययन किया जाता है। इस ओवरऑल टॉपिक में आप ये समझिए कि वास्तव में भारत में लोकतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में छिपा हुआ है अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में 6 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें प्रेस की स्वतंत्रता ऑटोमेटिक आती है। अब रही बात कि भारत लोकतांत्रिक है तो कितना लोकतांत्रिक है, तो आपको जेम्स मिल को पढ़ना पड़ेगा। जब कभी बात हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
और प्रेस की स्वतंत्रता, तो उसमें जेम्स मिल्स ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्वतंत्रता के बारे में प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने अपने विचार को इस प्रकार से रखा है कि स्वतंत्रता के बिना जीवन जीना मतलब एक तरह से मनुष्य जानवर की प्रवृत्ति हो जाता है, मनुष्य जानवर बन जाता है। क्योंकि अगर आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, आपके विचारों को व्यक्त करने ही ना दिया जाए, तो वो समाज जो होगा अपंग हो जाएगा, उसमें कुष्ठ हो सकता है, रोग हो सकता है उसको। तो जिस समाज में इस तरह के सूचकांक निकलते हो और उससे सूचकांक से हमको जानकारी मिलती हो, देखिए ये कहना बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है कि भारत का स्थिति विश्व के मतलब घटिया देशों में आता है इस मामले में, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। चिंतनीय जरूर है, लेकिन हो सकता है ये जो सूचकांक है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम कैसे तो पश्चिमी देशों के तरफ झुका हुआ हो सकता है। लेकिन ये अगर विशेषज्ञों की राय है तो इस पर भारत को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। आखिर भारत की मीडिया कितनी स्वतंत्र है, क्यों आखिर मीडिया आज सही ढंग से अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया एथिक्स क्यों आज खत्म हो चुका है, क्यों कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा लगातार मीडिया का मतलब एक तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, मीडिया, राजनीति, प्रशासन की व्यवस्था क्यों आपस में एक तरह से कॉकटेल बन चुकी है, मिल चुकी है, और गरीब जनता जिसको मतलब कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, लेकिन मीडिया का अगर स्वतंत्र ना होना, उसको गला उसका दबा देना, जैसे कि आपको पता होगा रॉलेट एक्ट के माध्यम से, और जब लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय रहे होंगे तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए, आपको पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था आजादी के दीवाने को एक तरह से दबाने के लिए। क्या अगर आजादी के दीवानों को गला उसका दबाने के लिए, उसके विचारों को, उसकी अभिव्यक्ति को, उसकी संवेदनाओं को, उसके दुखों को, उसके विचारधाराओं को दबाने के लिए जब अंग्रेजों ने इस तरह के कठोर कानून स्थापित किए और आज भारत की स्थिति 142वां स्थान 180 कंट्री में है, तो इस पर एक गंभीर चिंतनीय विषय हो सकता है। हमें अपने विचारों को अव्यक्त करने का आजादी होना चाहिए। ठीक है, इस बात को 100% मैं ध्यानपूर्वक कहता हूं कि आपके विचार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी, कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि इत्यादि के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आते हैं। आपके विचार किसी को आहत ना करे, किसी की धर्म, किसी विशेष कौम को प्रहार ना करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार अगर इस तरह के कठोर कदम उठाती है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज है, NSA एक्ट है, राष्ट्र सुरक्षा एक्ट धारा आपको पता होगा, उसके बाद देशद्रोह अधिनियम 124 IPC की धारा 124 से लगाया जाता है। बहुत सारे कठोर कदम हैं जिसके माध्यम से एक तरह से गला दबाने का, एक तरह से विचारों को दबा देने का काम किया जाता है। अगर ये सही है तो निश्चित रूप से ये रिपोर्ट बिल्कुल भारत के लिए मतलब एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भारत को ऐसी स्थिति में क्यों डाला गया है। Okay, that's sufficient for this topic. I think you love this way of explaining. If you love this, please comment सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। अब है वाहन कबाड़ नीति, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। वाहन कबाड़ नीति सीधा मतलब है कि जो वाहन अब चलने योग्य नहीं है, थक चुका है, धुआं निकाल रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा कर रहा है, जो 15 साल 20 साल पुराना वाहन है, जिससे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है, तो इनको कबाड़ में भेजा जाए, इसको कुचल के नया चीज बनाया जाए, यही है कबाड़ नीति। तो इसके बारे में सोचिए कि क्या कहना चाहता है ये। देखिए, इस नीति के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उससे पहले हम समझ जाते हैं कि एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने एक रिसर्च एनालिसिस के माध्यम से यह पता लगाया है कि केंद्र सरकार की जो वाहन कबाड़ नीति है, उस कबाड़ नीति से माल भाड़ा ट्रांसपोर्ट द्वारा पुराने वाहनों को बदलने के लिए कतार में लगाने की संभावना नहीं है। अभी बसें, यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों के स्क्रैप के किए जाने मात्रा भी बहुत सीमित ही रहेगी, मतलब बहुत कम चांसेस है कि पुराने वाहनों को समाप्त किया जाए। नई नीति की समस्या क्या है? एक तो ट्रकों के लिए सीमित प्रोत्साहन है, खराब लागत वाली अर्थनीति है, क्योंकि अगर उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसको मतलब कबाड़ में भेजा जाएगा, तो उसके स्थान पर क्या विकल्प देंगे आप? पता लगाने योग्य अन्य वर्गों की वाहनों की संख्या कितनी है, कहाँ है, इसका कोई मतलब निश्चित डेटा नहीं है। 15 साल पुरानी एक शुरुआती श्रेणी के छोटी कार को स्क्रैप करने में लगभग 70,000 रुपये का फायदा होगा, जबकि इसे बेचने पर लगभग 95,000 रुपये मिल सकता है। तो सोचिए, अगर 70,000 रुपया मिले या 95,000 में कौन सा चुनिएगा? इस कारण स्क्रैपिंग करना अनाकर्षक बढ़ जाता है।
समय की मांग, अगर बात करें क्यों जरूरी है स्क्रैप करना, इसको कुचलना, इसको मतलब दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर देना, उसको हटा देना, इन सब कारणों को देखते हुए स्क्रैपिंग नीति पूरी तरह से लागू करने के लिए हमें जिन वाहनों का जीवन समाप्त हो चुका है, अर्थात एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को सड़क से हटाने के संदर्भ में एक व्यापक योजना तैयार करने की चाहिए। माल भाड़ा ट्रांसपोर्ट को एक पर्याप्त और उत्साही वित्तीय सहायता देना चाहिए। जो इतने बड़े बड़े जो ट्रक है, करोड़ों ट्रक है भारत में, उन ट्रकों का जो 15-20 साल से चल रहे हैं, उनका स्क्रैपिंग जब होगा तो उसके स्थान पर उन लोगों को क्या मिलेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक पुराने वाहनों के बेड़े सड़क से नहीं हटेंगे, तब तक आपको पता होगा BS6 यस भारत स्टैंडर्ड जो 6 है वो पूरी तरह से वाहन पर लागू होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका इंजन जो है वो BS6 ईंधन के मतलब योग्य ही नहीं है। तो वाहन कबाड़ नीति फेल हो जाएगी, अर्थात वाहन कबाड़ नीति और BS6 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वाहन कबाड़ नीति के बारे में आप समझ लीजिए कुछ। इस नीति के अनुसार पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण किए जाने से पहले, अगर कोई वाहन है उसका री रजिस्ट्रेशन होता है पुराना वाहन का, तो उसके लिए एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। और 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों और 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों को तोड़ दिया जाएगा, इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। हतोत्साहन उपाय के रूप में 15 वर्ष या उससे पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण करने पर इनके शुरुआती पंजीकरण से ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। आप हर साल या हर 5 वर्ष या 15 वर्ष में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो अगर आप उस वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उससे ज्यादा पैसा लगेगा, तो जिसके कारण आप बोलेंगे छोड़ो, फेंक दो इसको। पुराने वाहनों के मालिकों द्वारा पुराने और अनफिट वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु निजी वाहनों पर 25% तक और व्यावसायिक वाहनों पर 15% तक रोड टैक्स छूट देने के लिए राज्य सरकार से कहा जा सकता है। देखिए, किसी भी नीति की सफलता, उसकी असफलता सरकार की जो पॉलिसी होती है उस पर एक गहन विचार होना चाहिए। इस नीति को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना होगा। तो आप अपने विचार व्यक्त करें कि पुराना वाहन अगर आपके पास है 15 साल 20 साल से पहले आप जिस गाड़ी से लगाव रखते हैं उसको स्क्रैपिंग करना है, क्योंकि वो सड़क पर उतरेगा नहीं, तो सरकार उसको स्क्रैपिंग करेगी, तो वो व्यक्ति क्यों अपना गाड़ी स्क्रैपिंग कराएगा? उसके लिए उसको आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? अगर वो नया गाड़ी खरीदेगा तो उस पर जो रोड टैक्स लगता है उसको कम कर दीजिए, या फिर उसको आसानी से लोन दिला दीजिए। इस प्रकार के मतलब कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को जिससे लोग स्वतः ऑटोमेटिक बोलेंगे पुराना गाड़ी फेंको, इसको स्क्रैपिंग कर दो, ताकि इससे पर्यावरण भी अनुकूल रहे, अर्थव्यवस्था भी बेहतर रहे। वरना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में हमेशा झगड़ा रहता है। पर्यावरण हमेशा चाहती है ऊपर बढ़े तो अर्थव्यवस्था उसको खींच लेती है, अर्थव्यवस्था ऊपर बढ़ना चाहती है तो पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में जो मिसमैच होता है ये एक तरह से नीति का फेल्यूर है। इस नीति को ध्यानपूर्वक बनाने की जरूरत है, इस पर एक गहन मंथन की जरूरत है, क्योंकि BS6 नॉर्म्स और वाहन स्क्रैप पॉलिसी दोनों तब एक बेहतर ढंग से चल पाएगी जब व्यक्ति स्वतः इस पर आगे बढ़े। अब है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। नेक्स्ट टॉपिक है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। सरकार के द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को आगामी 3 महीने की अवधि अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। क्या है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 3.0 2020 तक सभी ऋण देने वाले संस्थाओं का कुल बकाया ऋण 40% तक विस्तार किया गया है इसमें। और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी 3.0 के तहत ऋणों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल होगी। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, योजना कहता है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज के तहत लाया गया था। उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से जो उत्पन्न संकट थे उसको कैसे कम किया जाए। विशेष रूप से सूक्ष्म लघु उद्योग MSME उद्योग को बहुत झटका पड़ा था, पूरी तरह से चौपट हो गई थी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड
द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है, जबकि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रहे, इस पैकेज के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी एनसीजीटीसी द्वारा 100% गारंटी दिया जाएगा। और ऋण कौन देगा? ऋण या तो बैंक देगी या एनबीएफसी देगी। यह ऋण एक गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में दिया जाएगा। अगर योजना के तहत भागीदार ऋण प्रदत्त संस्थान को एनसीजीटीसी के द्वारा कोई भी गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 9.25% यानी 9.25% ब्याज दर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 14% ब्याज दर की सीमा निर्धारित की गई है। कौन कौन इसके लिए पात्र है? तो 2020 तक 50 करोड़ रुपए के बकाया ऋण वाले और 250 करोड़ रुपया तक के वार्षिक कारोबार करने वाले ऋणकर्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनरल व्यक्ति नहीं, जिसका 50 करोड़ रुपया का बकाया ऋण हो और जिसका 250 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर हो, वही इसका ऋण का फायदा उठा सकता है। अगस्त 2020 तक सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्रारंभ की है, इसका विस्तार किया है और इसके तहत बकाया ऋण की सीमा को दोगुना कर दिया गया है और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटों और पेशेवर जैसे को एक निश्चित ऋण प्रदान करना शामिल किया गया। पहले सिर्फ 50 करोड़ रुपया और वार्षिक टर्नओवर जिसका 250 करोड़ था उसके लिए, लेकिन अब वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल कर लिया गया ताकि इसको भी ऋण दिया जाए। क्या होगा इसका फायदा? इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में को कम लागत पर ऋण मिल जाएगा। एमएसएमई परिचालन दायित्वों को पूरा करने, अपने व्यवसाय को फिर से एक तरह से बूस्ट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए एक तरह से इसको बेहतर एक तरह से सुविधा मिलेगी। अभूतपूर्व स्थिति के दौरान अपना कार्य जारी रखने के लिए एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने से इस योजना का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसको फिर से रिसाइकलिंग करने में मदद मिलेगी। ओके, आई थिंक आई डिस्कस स्पेशली 5 टॉपिक्स विद डिटेल। वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, लिसन इट बिकॉज इट इन वन वर्ड्स। ये मेरे अपने शब्दों में है। व्हेन यू स्टडी अबाउट इट, थिंक अबाउट मोर फ्रॉम योर वन माइंड्स। अपने दिमाग से और भी कुछ सोचिए। अगर कोई प्रश्न क्रिएट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज subscribe this channel and share this to your friends and fellows. Thanks for watching this video once again.